Hello students, good morning everyone. Myself, Monica Jain from GSSS Ghil, Ambala City. Today I welcome you in this lecture of EduSat which is based on Atoms Part 2. This is a quite important chapter of our syllabus, so let's see what will be the learning objectives of this lecture today. In this lecture, which is the second part of atoms, the learning objectives will be atomic spectra. You will be able to understand that what atomic spectra is, what types of it this is, and how it will be explained on the basis of Bohr's atomic model. We will be going over to the basics of Bohr's atomic theory and radii of Bohr's orbit and associated topics. Then we will be switching over to the hydrogen line spectra and the explanation based on Bohr's model. Then we will be switching over to energy level diagram, excitation and ionization energies, potentials, and last of all, we will be heading over to de Broglie's explanation of Bohr's second postulate. And numericals and related conceptuals will automatically be a part of this lecture. So let's switch over to the first slide. तो आइए बच्चों अब समझना शुरू करें कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा आप लोगों ने कुछ केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, अब हम उसको डिटेल करेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा is of two types, emission spectrum and absorption spectrum. अब emission spectrum कब बनता है? When an atomic gas or vapor is excited at low pressure, usually by passing an electric current through it, the emitted radiation has a spectrum which contains certain specific wavelength only. अब ये जो हुआ क्या कि जैसे कोई एटॉमिक गैस या वेपर को एक्साइट किया गया तो जो उसके एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब जब वो एटम एक्साइटेड स्टेट से वापस आएंगे तो वो कुछ डेफिनेट वेवलेंथ का, कुछ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेंगे। ये जो लाइट लाइंस हमारे पास आती हैं इनको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और 118 एलिमेंट्स के जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो हमेशा सेपरेट होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे। जैसे इसको हम फिंगरप्रिंट्स के साथ कंपेयर करते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है। इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहीं ना कहीं से थोड़े डिफरेंट हो गए। अब इसकी एग्जाम्पल देखिए, ये पिक्चर देखो। एमिशन स्पेक्ट्रम इस तरह से हमें ऑब्टेन होते हैं। डार्क बैकग्राउंड के ऊपर कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आती हैं और हर एलिमेंट की ये जो वेवलेंथ्स हैं ये डिफरेंट होती है। एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे सोडियम वेपर लैंप। आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलोनीज वगैरह में स्ट्रीट लैंप्स लगे होते हैं जिसमें से येलो ऑरेंज कलर की लाइट निकलती है। These vapor lamps, these street lamps, they are sodium vapor lamps. इनमें सोडियम वेपर्स को एंक्लोज किया होता है और जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो ये सोडियम वेपर्स अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो जो लाइट एमिट होती है दैट इज ऑफ येलो ऑरेंज कलर। सो दैट मीन्स कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम है सोडियम का उसमें येलो ऑरेंज कलर के वेवलेंथ्स की लाइट एमिट हो रही है। अब हम समझते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रम का ऑपोजिट है। देखते हैं हाउ। व्हेन व्हाइट लाइट passes through a gas and we analyze the transmitted light using a spectrometer. अब ये स्पेक्ट्रोमीटर, ये मैंने नीचे पिक्चर एक बनाई हुई है, ये स्पेक्ट्रोमीटर है, मतलब ये प्रिज्म्स की सेटिंग होती है। We find some dark lines in the spectrum. These dark lines correspond precisely to those wavelengths which were found in the emission line spectrum of the gas. जो lines हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में मिली थी, जो वेवलेंथ्स हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में मिली थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वही वेवलेंथ्स जो हैं वो मिस हो जाती है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो कब आएगा, जब गैस के जो एटम्स हैं या वेपर्स के जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब आएगा, जब लाइट जो फोटोन्स है, सॉरी, जो एटम्स हैं वो लो स्टेट से मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करके जाएंगे, इसीलिए ये वेवलेंथ्स जो हैं वो इसमें मिस हो जाती है, ठीक है। तो ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, टू टाइप्स का, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो लेट्स कम फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। अब हाइड्रोजन के केस में भी कुछ स्पेक्ट्रल सीरीज को ऑब्जर्व किया गया। वो सीरीज क्या थी, लेट्स स्टार्ट विथ हाइड्रोजन इज अ सिंपलेस्ट एटम एंड देयरफॉर हैज अ सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम। In the observed spectrum, there doesn't seem to be a resemblance of order or regularity in spectral lines. Each of these sets is called a spectral series. तो इसीलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। In 1885, the first such series was observed by Balmer, which lies in the visible region of the hydrogen spectrum. सबसे पहले कौन सी सीरीज को ऑब्जर्व किया गया, बामर सीरीज को, जो कि विजिबल पोर्शन में लाई करती थी। द लाइन विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज कॉल्ड H alpha. The next line was called H beta, and the third line of the less wavelength will be called was called H gamma, and so on. देखिए यहाँ पे शो भी की हुई है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ की जो लाइन है उसको H अल्फा कहा गया, उससे कम वेवलेंथ की लाइन को H बीटा, उससे कम वेवलेंथ की लाइन को H गैमा, देन H डेल्टा एंड सो ऑन। अब बामर ने क्या किया कि उन्होंने इसके लिए एक एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाया, मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो लाइंस हैं ये अगर मैं इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करूं तो इनकी वेवलेंथ जो है वो करेक्ट आ रही है, ठीक है। पर अभी इसके लिए हमारे पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं था, इट वाज जस्ट ऑब्जर्व्ड। लेटर ऑन जब बोहर्स एटॉमिक मॉडल प्रपोज हुआ, बोहर ने इस लाइन स्पेक्ट्रम की क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी वो हम लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बट सो फार अभी हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है उसकी फर्स्ट सीरीज जो ऑब्जर्व हुई थी वो बामर सीरीज थी, और ये उसकी जो है ये लाइंस ऑब्जर्व हुई, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ और लाइंस भी ऑब्जर्व की। Other lines of spectra for hydrogen were subsequently discovered. They were known after their discoverers as Lyman, Paschen, Brackett, and Fund series. They were represented by the formulas. Like Lyman series was represented by the formula 1 by lambda r 1 by 1 square minus 1 by n square, where n can take the values 2, 3, 4 and so on. लाइमन ने इस सीरीज को जो ऑब्जर्व किया तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में ऑब्जर्व किया, ठीक है। सो अब हम अब जो अगले साइंटिस्ट थे उन्होंने एक और सीरीज को डिस्कवर किया, पाश्चन सीरीज, पाश्चन बैक सीरीज, और इसकी जो वेवलेंथ थी वो इस रिलेशन से गवर्न होती थी। देन he discovered that Paschen back series it lies in infrared region. Then Bracket series and Fund series, they were also discovered. Bracket series was governed by the formula 1 by lambda r 1 by 4 square minus 1 by n square, where n could take the values 5, 6, 7 and so on. And similarly, Fund series was found to be governed by this formula 1 by lambda is equal to r 1 by 5 square minus 1 by n square, where n could take value 6, 7, 8 and so on. अभी तक ये सारे जो रिलेशन थे, मतलब ये this formula was known as Rydberg formula and R is known as Rydberg's constant. So this was empirical, purely based on theoretical calculations, and Bohr was also near this, but it will be discussed in the subsequent lectures. Okay, so let's first understand दैट बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो क्या था और किस तरह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से डिफरेंट था।
Niels Bohr from 1885 to 1962 made certain modifications in Rutherford model by adding the ideas of newly developing quantum hypothesis. क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे बोहर ने अपने मॉडल को डिजाइन किया and it was an advancement over Rutherford's atomic model. So let's first go through the postulates of Bohr's atomic model. The first postulate is every atom consists of central core called nucleus in which entire positive charge and entire mass of the atom was concentrated. A suitable number of electrons revolve around the nucleus in certain orbits, and centripetal force for revolution is provided by electrostatic force of attraction between electrons and the nucleus. बिल्कुल यही postulate हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पढ़ते हैं और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को प्रपोज किया था. बोहर ने भी उसको एक्सेप्ट किया that almost whole of the mass and the entire positive charge is concentrated in the nucleus and electrons around the nucleus in extranuclear part. अब उन्होंने modification क्या की? Electron, it is explained in the second postulates. Electrons revolve around the nucleus only in those orbits for which angular momentum is some integral multiple of h by 2 pi, where h is a Planck's constant. Thus, the angular momentum of the orbiting electron is quantized, means it can take certain values only, which is given by this relation. अब उन्होंने रदरफोर्ड ने तो ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. अब उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि ये ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हुए एनर्जी को एमिट करेंगे या नहीं करेंगे. Or this was a major drawback of Rutherford's atomic model because it could not explain the sustainability of the atom, right? अब बोहर्स ने उसको मॉडिफाई किया कि उन्होंने ऑर्बिट्स को भी क्वांटाइज कर दिया. मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिसके लिए ये कंडीशन का फॉलोअप होता हो, राइट? अब उसके बाद उन्होंने इन ऑर्बिट्स को कहा स्टेशनरी ऑर्बिट्स. मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे दे विल नॉट एब्सॉर्ब और एमिट एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी. और वो एनर्जी कब इवॉल्व करेंगे या एनर्जी कब एब्सॉर्ब करेंगे, ही हैज कंसिडर्ड इट इन थर्ड पोस्टलेट. An electron might take a transition from one of the specified non-radiating orbits to another of low energy. मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भी जा सकता है, हायर एनर्जी में भी और लो में भी, ठीक है. व्हेन इट डज सो अ फोटोन इज एमिटेड. मतलब अगर ये लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी जो है वो एमिट होगी. और उस एनर्जी एमिशन, कितनी एनर्जी एमिट होगी? Their energy emitted will be the energy difference between the initial and the final states. The frequency of the emitted photon is then given by h nu is equal to ei minus ef. मतलब E1 minus E2. E1 उन्होंने लिया जो हायर ऑर्बिट. बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट समझने के बाद लेट्स गो मैथमेटिकल नाउ. अब समझेंगे कि जो बोहर के ऑर्बिट्स थे उनका रेडियस किस तरह से उन्होंने एस्टिमेट किया, ठीक है. तो लेट्स कम फॉरवर्ड. सबसे पहला स्टेप है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स. जो बोहर ने फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए चाहिए, दैट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो है v और उसका सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mv²/r, ठीक है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट. और न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो है Ze. E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. हम कूलम्स लॉ लगाते हैं k(q1 q2/r²). तो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट. अब इसको सॉल्व करें. kZe²/r is equal to mv². This becomes equation 1. According to second postulate of Bohr's theory,
mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। ये उनका स्पेसिफिक पॉस्टुलेट था जिसमें उन्होंने क्वांटिजेशन ऑफ ऑर्बिट्स को, स्टेशनरी ऑर्बिट्स को प्रपोज किया। सो यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल ली nh बाई 2 पाई mr, राइट, और इक्वेशन 2 में डाल दी। इक्वेशन 2 मतलब हमने इसको नेम दे दिया। अब इस v की वैल्यू को हमने 1 में पुट किया एंड वी आर एबल टू गेट दिस रिलेशन। अब ये रिलेशन आप लोग अपनी नोटबुक्स पे करके देखें, डू यू फाइंड इट द सेम और इट इज डिफरेंट, राइट। तो फाइनली हमारे पास रेडियस आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। आप सोचते होंगे कि के क्या है, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एन क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3 एंड सो ऑन एज इज शोन इन दिस डायग्राम। जो n इज इक्वल टू 1 है उसको ग्राउंड स्टेट कहा गया और के शेल। n is equal to 2 was termed as L, 3 was termed as M and n is equal to 4 was termed as n shell, ठीक है। तो अब इसको हम कंसोलिडेट करें नेक्स्ट स्लाइड के साथ। So finally children we have found out that radius of Bohr's orbit is equal to this, ठीक है। So यहाँ से एक चीज देखो, h pi m k z k e they all are constants। चेंजेबल क्या है, एक तो n चेंजिंग है और एक z चेंजिंग है। क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे तो हम z को 1 कहेंगे, हीलियम के लिए बात करेंगे z को 2, लिथियम के लिए z को 3। ये जो मॉडल है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए ही वैलिड है, इसलिए इट इज एप्लीकेबल टू H, He प्लस, Li प्लस 2 एंड Be प्लस 3। ये 4 एटम्स के लिए, मतलब एक एटम और 3 आयंस के लिए ही ये मॉडल प्रपोज्ड है। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स, रिमेंबर इट। अब यहाँ से हमने देखा कि रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट आर इन द रेशो 1 स्क्वायर is to 2 square is to 3 square and so on। n को 1 to 3 वैल्यूज पुट कर दीजिए हाइड्रोजन एटम के लिए, z को 1 पुट कर दीजिए, तो आपके पास जो रेडियस है वो n स्क्वायर की रेशो में आ गया। So it's very clear they are in the ratio 1:4:9 and so on। Clearly stationary orbits are not equally spaced। Putting values of all constants, we get the radii of first orbit 0.53 into 10 raised to power -10 मीटर। सो जब आप मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया इसलिए ताकि आप इसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इस रेडियस को हम कहेंगे बोहर्स रेडियस। सो दिस इज हेयर चिल्ड्रन, वी आर अंडरस्टैंडिंग कि जो बोहर ने स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट किया वो कैसे किया। अब इसी तरह से मैथमेटिकल रिलेशंस यूज कर करके हमने अगले रिलेशंस भी निकाल लिए। अब इनकी डेरिवेशन मैं आपको यहाँ पे नहीं करवाऊंगी क्योंकि अदरवाइज द स्लाइड इज गोइंग टू बी टू लॉन्ग, ओके। तो आप इसको अपनी नोटबुक पे करें और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें थोड़ी सी बुक की हेल्प लेके। वी गेट वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई के जेड स्क्वायर बाय NH। जैसे हमने फर्स्ट किया था, मतलब इसके अंदर अगर हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन से तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, दैट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। हम हाइड्रोजन एटम के लिए सारी बात कर रहे हैं इसलिए हमने z को 1 पुट किया हुआ है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब जैसे जैसे n बढ़ेगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। सो सॉरी, स्लाइड में यहाँ पे v होना चाहिए, सॉरी। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब जैसे जैसे n इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो है वो वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। So orbital velocity of electrons in outer orbits is smaller as compared to its value in the inner orbits। तो अगर हम इसमें z की वैल्यू 1 पुट करें, n की वैल्यू भी 1 पुट कर दें, मतलब फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगी 2.2 इंटू 10 6 मीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेट करिए,
डू इट, है ना, और आपको फाइंड आउट करेंगे कि यही वैल्यू जो है ये आ रही है। अब क्या अगर आप इसको स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर सकते हो? यस यू कैन। Just divide it with c, that is 3 into 10 raised to power 8, and be excited to find the ratio of v and c. c और v और c की जो रेशियो है, this is 1 by 137 for your information. Okay, so come forward children to the next slide. Frequency of electron in Bohr's stationary orbit. It is number of revolutions completed per second by the electron in a stationary orbit around the nucleus. मतलब एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितनी रेवोल्यूशंस ले रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और सिमिलरली जैसे हमने पिछले एक्सप्रेशन करने हैं, दो ही फॉर्मूलाज थ्रू आउट यूज होंगे, जैसे जो मैंने आपको बिल्कुल इस स्लाइड में दिखाया था जहाँ पे मैंने रेडियस को डिराइव किया था, वही फॉर्मूलाज यूज होंगे। और यहाँ पे एक फॉर्मूला और एक्स्ट्रा यूज होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो उनको यूज करें एंड गेट इट। न्यू इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय एन एच आर, and if you find out by putting the values for hydrogen atom in first orbit, you find 6.57 into 10 raised to power 15 rps, मतलब rotations per second। अब आप सोचो कि एक एटम है, एक बहुत ही छोटा इलेक्ट्रॉन है, कितनी तेज 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 घूम रहा है ना, एक सेकंड में इतनी रेवोल्यूशंस ले लेता है। सो आप कहोगे कि आपने तो देखा नहीं तो हमें कैसे बता रहे हो? दिस इज चिल्ड्रन ऑल एस्टिमेटेड एंड कैलकुलेटेड, and later on it was verified on experimental basis also. Okay, so now we come forward. Total energy of electron in Bohr's stationary orbit. अब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। सो एन इलेक्ट्रॉन इज having two types of energy in orbit, that is potential as well as kinetic. अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज को पुट करिए। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उनके फॉर्मूलाज को पुट करें एंड यू विल बी एबल टू गेट दिस रिलेशन। ऑल राइट, now students, after frequency we come forward for calculating total energy of electron in Bohr's stationary orbit. We get this relation, but how? Let's first have a look on the next slide, then we will come backward. If we consider an electron revolving in nth orbit around the hydrogen nucleus, m is the mass of electron and E is the charge on electron. According to Bohr's first postulate, पहले हमने समझा था centripetal force is equal to electrostatic force of attraction exerted by the nucleus. तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है हमारा mv स्क्वायर बाय आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा एक्सर्ट हो रहा है न्यूक्लियस के द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मतलब हमने z को इसमें ऑटोमेटिकली 1 ले लिया क्योंकि हमें हाइड्रोजन के लिए ही कैलकुलेट करना है। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर से हमने ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आगे द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू हाइड्रोजन न्यूक्लियस, मतलब अब हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, याद आ रहा होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम इज k q1 q2 बाय r। कैसे कैलकुलेट किया था हमने? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी मेथड से हमने कैलकुलेट कर लिया और ये हमारे पास आ गया माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को ऐड कर दिया एंड फाइनली वी आर गेटिंग माइनस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दोनों को प्लस करके हमें ये आ गया। ठीक है ना, तो अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम बैक चलेंगे और
मूव करेंगे बैक स्लाइड पे, यहाँ पे। अब वो जो हमारे पास रिलेशन आया उसमें हमने आर की वैल्यू को पुट किया, ठीक है ना। आर की वैल्यू को जो पिछले रिलेशंस आ रहे हैं आर के, वहां से पुट करके हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि ये जो एनर्जी है ये किसी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण है। मतलब there is an attractive force between the nucleus and the electron, so electron cannot leave the nucleus on its own. That is, nucleus and electron they form a bound system. Bound मतलब इलेक्ट्रॉन उससे बाउंड है, अपने आप नहीं छोड़ के जा सकता। सो वी कम फॉरवर्ड नाउ विद द नेक्स्ट। और अब यहाँ पे देखें, अगर हम कॉमन केस में z भी ले लें, z ले लें तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो E है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए एक स्पेशल केस मान के हमने सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू डाली और n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा कैलकुलेट हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Therefore, the minimum energy required to remove the electron from the ground state of hydrogen atom is 13.6 electron volt. This energy is called ionization energy of the hydrogen atom. Chemistry में पढ़ा होगा आपने कि ionization क्या होती है। इलेक्ट्रॉन को इनफाइनिट सेपरेशन तक रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए तो दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी का पूरा फंडा बन गया, ठीक। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि जो सीरीज हैं ये पांचों सीरीज जो भी अभी आपको मैंने बताई हैं ये किस तरह से ऑब्जर्व की गई रिडबर्ग्स फॉर्मूला के रिलेशन पे, ठीक है। तो रिडबर्ग फॉर्मूला जो हमने ऑब्जर्व किया उसकी डेरिवेशन जो है वो एनर्जी के बेसिस पे है, ठीक है। एक बार आप एनर्जी के रिलेशन में क्वांटम नंबर को n1 लिखो, एक बार n2 लिखो, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू गेट दिस रिलेशन 1 by lambda rz square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. But take care that n1 is always the lower energy level and n2 is always the higher energy level, ठीक है। अब लाइमन सीरीज के लिए हमने n1 को तो 1 पुट किया और n2 could be any of the numbers that is 2, 3, 4 and so on. So जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 1 पे ट्रांजिट करेगा तो जो फोटॉन्स एमिट होंगे दे विल ऑल बी कॉल्ड टू बी एग्जिस्टिंग इन लाइमन सीरीज, ओके। तो ये हमारे पास लाइमन सीरीज का ऑब्जर्वेशन। Now, when an electron jumps to second orbit from any of the higher orbits, Balmer series is observed, which lie in visible region. तो अब आप सोचोगे ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि ये जो रिलेशन है अब ये थ्योरेटिकल नहीं रहा, अब ये बोहर्स थ्योरी पे मतलब एम्पिरिकल नहीं रहा, बोहर्स थ्योरी पे बेस्ड हो गया, ठीक है। बोहर ने क्वांटिजेशन ऑफ ऑर्बिट्स की एनर्जी का रिलेशन डिराइव किया, एनर्जी के रिलेशन से हमारे पास ये रिलेशन ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास बामर सीरीज के लिए ये रिलेशन ऑब्जर्व हुआ वेयर n1 इज सेड टू बी 2 and n2 may be any higher number which may be 3, 4, 5 and so on, okay। So let's come forward with the next. When an electron jumps to third orbit from any of the higher orbits, Paschen series is observed which lie in infrared region. बिल्कुल उसी तरह से रिडबर्ग फॉर्मूला में n1 को 3 पुट किया और n2 को 4, 5, 6 any of the numbers. Similarly, electron jumps to fourth orbit and fifth orbit from any of the higher orbits. Bracket series and Fermi series are observed. अब ये सबको एक डायग्राम के अंदर कंडेंस कर दिया गया। हायर ऑर्बिट से 1 पे जाने वाली सीरीज को बोलेंगे लाइमन, 2 तक जाने वाले ट्रांजिशन को बोलेंगे बामर सीरीज। सिमिलरली फॉर 3 पास्टन बैक
to 4 this series bracket series and to 5 front series। और इनकी जो वेवलेंथ है वो इस फॉर्मूला से बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली सही ऑब्जर्व की गई। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा हो गया spectral series on the basis of Bohr's explanation. So now children, we come forward one more thing कि एक सीरीज से एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम एक और कंडेंस फॉर्म में समझ सकते हैं, दैट वी कॉल एज एनर्जी लेवल डायग्राम, राइट। सो लेट्स कम फॉरवर्ड विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट। At room temperature, most of the hydrogen atoms are in ground state. When a hydrogen atom receives energy by process such as electron collisions, the atom may acquire sufficient energy to raise to the electron to higher energy states. The atom is said to be in excited state now. ठीक है, n इज इक्वल टू 1 में हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो अभी हमने पीछे ऑब्जर्व किया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर n इज इक्वल टू 2 पुट करें उसी रिलेशन में तो वी विल गेट एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n को 3 पुट करेंगे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n को 4 पुट करेंगे -0.85 eV एंड सो ऑन। तो इसको हमने एक ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट कर दिया, या इधर क्वांटम स्टेट और इधर एनर्जी, एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटम स्टेट, मतलब it is called ground state. N is equal to 2 is the first excited state, n is equal to 2 is the second excited state, and 3, 4, 5 so on. It means that energy required to excite an electron in hydrogen atom to the first excited state is an energy equal to E2 minus E1. E2 में एनर्जी थी -3.4, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी है -13.6, तो हमारे पास कितनी एनर्जी चाहिए एक्साइटेशन के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रॉन को 1 to 3 तक शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होगी E3 माइनस E1। तो कैलकुलेट करिए, इट विल कम आउट टू बी E3 की वैल्यू 1.51 और E1 की वैल्यू 13.6, so we'll require an energy 12.09 electron volt to excite the hydrogen atom from the ground state to the second excited state. Remember children, second excited state में कई बार बच्चे इसको n is equal to 2 लिख देते हैं, no, ground state is n is equal to 1, first excited state is n is equal to 2 and the second excited state is n is equal to 3. So always remember this. So ground level से second excited state तक इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए एनर्जी चाहिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So from these excited state, the electron can then fall back to a state of low energy, emitting a photon in this process. Thus, as the excitation of hydrogen atom increases, the value of minimum energy required to free the electron from excited atoms decreases. कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी। ग्राउंड लेवल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने 13.6 eV एनर्जी चाहिए, सेकेंड ऑर्बिट में से रिमूव करना है 3.4 eV, थर्ड ऑर्बिट में से रिमूव करना है 1.51 eV एंड सो ऑन। तो एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट्स में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम और स्पेक्ट्रल सीरीज और ये सारा कुछ जो है ये इसमें एक बार से रिवाइज हो गया। ठीक है, तो आगे चले, अब इसी को आगे मूव करना है हमने एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल्स पे, मतलब कितने पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होगी जब हमने इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए एक्साइट करने के लिए या आयनाइज करने के लिए। सो लेट्स कम फॉरवर्ड। एक्साइटेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम इन द ग्राउंड स्टेट to one of the higher energy states is called excitation energy. For example, in case of hydrogen, to lift an electron from ground state, energy required is 10.2 eV. और पोटेंशियल कितना चाहिए, याद करिए
एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं इस एनर्जी को ई से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो आ जाएगा पोटेंशियल आ जाएगा। मतलब एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दो तो जो हमारे पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी पोटेंशियल। The minimum potential which provides an energy sufficient to jump from the ground state to any of the higher states is called excitation potential. So first state के लिए एक्साइट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ज़रूरत है 10.2 वोल्ट, नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी बट वोल्ट इज द पोटेंशियल, राइट। इसी तरह से आगे चलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। The minimum energy required to ionize an electron is called ionization energy. Ionization potential, जैसे पहले excitation potential define किया है, अब ionization potential. So the minimum potential which provides an energy to just remove an electron from an atom is called ionization potential. अब यहाँ पे मैंने कुछ blanks deliberately छोड़ दिए. Calculate ionization potential for hydrogen to remove the electron from ground state. ग्राउंड स्टेट से आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो निकालो। मतलब पिछले लेक्चर में से एक बार सर्च करो, बुक्स में से पढ़ो और उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो तो ये तुम्हारा आ जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे ये मत सोचे कि मैंने आपको नहीं करके दिखाया, आई हैव लेफ्ट इट सो दैट यू कैन डू इट। ओके, सो वी कम फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट। एक बार हम इसको करने से पहले विल गो टू वन न्यूमेरिकल आई वुड से जो कि बहुत रिलेटेड है इस कॉन्सेप्ट के साथ। अ हाइड्रोजन एटम initially in the ground level absorbs a photon which excite it to n is equal to 4 level. Determine wavelength and frequency of the photon. देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट को वाइंड अप किया है एक्साइटेशन और आयनाइजेशन को, उसी के साथ ये 100% रिलेटेड है। एंड ऑलवेज रिमेंबर whatever numericals I am taking, they are all from NCERT. Okay, so you can go to NCERT book, have this numerical, और इसके और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, पर हमें जो टाइम फ्रेम मिला है उसमें सारे न्यूमेरिकल्स करने पॉसिबल नहीं हो पाते, तो इसीलिए हम कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। ठीक है, सो देखते हैं क्या करें इसमें। सो वी नो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये अभी हमने डिराइव किया, -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n को 4 पुट कर दिया तो E4 हमारे पास आ गई 0.08 इलेक्ट्रॉन 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करिए ग्राउंड लेवल की और फोर्थ लेवल की जो एनर्जी डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लिया 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल गो टू n इज इक्वल टू 4 फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 इफ फोटोन एनर्जी इज दिस 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो फोटोन एनर्जी है इसको हम h न्यू लिखते हैं, याद है ना आपको, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। तो इसको सब्स्टिट्यूट किया और न्यू कैलकुलेट कर दिया, सिंपल। h की वैल्यू तो आपको याद ही होगी 6.62 इंटू 10⁻⁻34। सब्स्टिट्यूट करो एंड कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। इसके बाद लेमडा कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो रिलेशन क्या रहेगा, न्यू लेमडा इज इक्वल टू सी। लेमडा को सब्स्टिट्यूट करें, वैल्यू पुट करो सी की और न्यू की, और न्यू की वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए छोड़ी थी यहाँ पे, तो ये वैल्यूज कैलकुलेट पुट करके हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन आया तो हम उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसे डिटरमिन करेंगे, इट इज मेड क्लियर फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल। ओके, so let's come forward to one more numerical which is related with the subject matter we have just finished up. What is the shortest wavelength present in the Paschen series of spectral lines? लो भाई,
अब कैलकुलेट करो, रिडबर्ग फॉर्मूला को यूज करो। पाश्चन सीरीज याद करिए, पाश्चन सीरीज, व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू थर्ड लेवल फ्रॉम एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट we call it as Paschen-Beck series, right? For shortest wavelength शॉर्ट कब होगी? जब एनर्जी डिफरेंस हाईएस्ट होगा। तो इसका मतलब हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी स्टेट पे है, तो मैंने N2 को इन्फिनिटी पुट कर दिया, ठीक है। जब मैंने N2 को इन्फिनिटी पुट किया तो मेरे पास ये फैक्टर बन गया 0, तो 1/λ कम्स आउट टू बी R/9। यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करो, 9/R। R की वैल्यू तो आपको याद ही है, हमेशा ये सोच, ये कौन से वो नहीं रखना टेंशन कि मैं R की वैल्यू याद नहीं है, वो तो मैं बोल रही हूँ ना याद है, पर आपको एग्जाम में गिवन होती है 1.09 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। आप R की वैल्यू पुट करिए और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, ठीक है। एक बार मैच करो इसको, अपने आप से करके देखो क्या कैलकुलेट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है ना। तो जब तक आप इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन, अपने आप करना, न्यूमेरिकल्स को अपने आप सोचना, अपने आप कैलकुलेट करना, यही आप में कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा, ठीक है। तो नाउ we can switch over to the next slide after these two numericals. So now students, let's start with de Broglie's explanation of Bohr's second postulate. अब जो बोहर का सेकंड postulate था, that was his major postulate of stationary orbits. According to that postulate, angular momentum of the electron orbiting around the nucleus is quantized. That is, only those orbits are allowed for which L is equal to nh by 2 pi, where n can take the values from 1 to 3 n. अब ये जो बोहर ने ऑर्बिट वो दिया था, स्टेटमेंट दिया था, इसके लिए उन्होंने कोई असर्शन नहीं दिया दैट व्हाई ही इज टेकिंग लाइक दिस। पर इस पजल को सॉल्व किसने किया? लुई डी ब्रॉगलाई ने। कैसे किया? स्टेशनरी वर्ड से उन्होंने क्लू लिया कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स एनर्जी एमिट नहीं करते। स्टेशनरी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं कर रहा। इसके उन्होंने इसको रिलेट किया कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी वेव्स के साथ। कैसे किया? लेट्स सी। क्लास 11th का जो लास्ट चैप्टर है वेव्स का, उसमें हम स्टेशनरी वेव्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं। मतलब स्टेशनरी वेव्स आर दोज विच डोंट एमिट एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी, विच डोंट ट्रांसमिट एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी, और उसके लिए कुछ कंडीशंस रहती हैं। When a string is plucked, a vast number of wavelengths are excited, but only those wavelengths survive which have nodes at the ends. It means that in a string, standing waves are formed when total distance traveled by a wave down the string and back is one wavelength, two wavelengths or any integral number of wavelengths. मतलब उस पूरी सर्कमफ्रेंस में जब इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स आएंगे सिर्फ तभी वो ऑर्बिट स्टेशनरी होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक ऑर्बिट कंसीडर किया हुज रेडियस इज r and circumference becomes 2 pi r obviously. So he stated that for this orbit total distance covered should be equal to n lambda, where lambda is the wavelength, right? अब ये किसकी वेवलेंथ है ना? अब ये कॉन्सेप्ट था क्योंकि डी ब्रॉगलाई ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो मैटर है वो वेव्स की तरह बिहेव करता है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड है दैट्स वेवलेंथ इज h/mv। उन्होंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जब ये सब्स्टिट्यूट हुआ तो हमारे पास रिलेशन क्या बना? अमेजिंग। mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, मतलब l इज इक्वल टू nh/2 पाई। तो देखो, जो ब्रॉगलाई ने कॉन्सेप्ट दिया, ब्रॉगलाई ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है। उन्होंने बोहर ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करता, और सेकंड पोस्टुलेट दिया। जब हमने दोनों व्यूज को क्लब किया तो हमारे पास सी आया, दिस इज द कॉज फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। ठीक है, अपने आप में सोच के देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, उसको समझने के लिए, एटॉमिक मॉडल्स कैसे डेवलप हुए उसको समझने के लिए भी ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, right? Basically, they develop your interest in the vast universe which we are having around us. Okay, so let's come forward to the next slide. So last slide, children, we are coming over to the limitations of Bohr's model. अब बोहर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, पर उनके मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस थी, है ना? आपको पता है कि साइंस एवर इवॉल्विंग है, जब तक लिमिटेशंस नहीं होंगी तब तक प्रोग्रेस नहीं होगी। तो इसकी लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशंस का मतलब कि ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इट इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजेनिक एटम्स। हाइड्रोजेनिक एटम्स मतलब जिन जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं। It cannot be extended even to mere two electron atoms such as helium. Difficulty lies in the fact that each electron interact not only with the positively charged nucleus but also with the other electrons. क्योंकि उन electrons की जो interaction है वो जो बोहर ने एज्यूम किया ये उसके साथ इंटरफियर करती थी, तो दिस मॉडल वाज एप्लीकेबल ओनली टू द सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स, राइट? Now we come to the second point where it could not be successful. It predict the frequency of the light emitted by hydrogenic atom. मतलब इसने पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इन द स्पेक्ट्रम। क्योंकि जैसे जैसे ये मॉडल डेवलप हुआ तो फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट्स हुए। उन्होंने ये देखा कि कुछ जो वेव्स आ रही हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, कुछ वेव्स की इंटेंसिटी कम है, पर ऐसा क्यों है? ऐसा बोहर्स मॉडल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। सो हियर चिल्ड्रन वी आर लिमिटेड विद आवर सिलेबस कि हम इसको आगे ना लेके जाएं आपके सिलेबस में यहाँ तक, ठीक है? तो अब एक बार हम रिकैप कर लेते हैं मॉडल्स को जो हमने पढ़े। सो लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिस टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, जस्ट टू चेक कि हमने क्या पढ़ा, आपको याद भी है कि नहीं है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द क्लूज गिवन एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दे दी, आपने चेक करना है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। The size of atom in Thomson atomic model is dash the atomic size in the Rutherford model. Was it much greater than, no different, much less than? The answer should be no different. Size के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, और थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग और रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग एटॉमिक साइज इज ऑलमोस्ट द सेम. In the ground state of dash, electrons are in stable equilibrium, but in dash, electrons always experience a net force. In ground state of Thomson model, electrons are in equilibrium, but in Rutherford, they are always experiencing a net force. याद करिए, आपको बताया गया है कि जो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस. Now the third, a classical atom based on dash is doomed to collapse. थॉमसन एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? तो डेफिनेटली चिल्ड्रन ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम है वो स्टेबल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ये एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करते करते इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू फॉल इन द न्यूक्लियस एंड इट इज डूम्ड टू कोलैप्स. डूम्ड टू कोलैप्स का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाना, ठीक है? सेकेंड लिमिटेशन याद कीजिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की. So its answer is Rutherford model. Now the next. An atom has a nearly continuous mass distribution in a dash but has highly non-uniform mass distribution in dash. थॉमसन एटॉमिक मॉडल में हमने ये माना था कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली लाइक प्लम्स इन अ पुडिंग, बट इन रदरफोर्ड मॉडल हमने ये माना कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मास, पॉजिटिव चार्ज है सारा, दैट इज whole of the mass and positive charge is going to be concentrated in the nucleus and electrons revolve around. तो इसका फर्स्ट ब्लैंक फिल होना चाहिए थॉमसन मॉडल से, सेकंड ब्लैंक फिल होना चाहिए रदरफोर्ड मॉडल से, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possess most of the mass in
रदरफोर्ड मॉडल। अब ये बोथ मॉडल्स क्लियर नहीं किया गया, पर अगर यहाँ पे बोहर्स एटॉमिक मॉडल होता तो हम ऐसा कह सकते थे कि रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर्स मॉडल, दोनों मॉडल्स में ही उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम लिया, ठीक है। बट यहाँ पे तो क्लियर होना चाहिए रदरफोर्ड मॉडल, right students? So this is here we have shortly described Rutherford atomic model and Thomson atomic model, and that's it. So अब सारा वर्क, सारा हमने चैप्टर खत्म किया, एंड नाउ अब आपके पास होमवर्क है, चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज करें एंड गो थ्रू ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, सॉल्व्ड एज वेल अनसॉल्व्ड, राइट। तो इसको करने के बाद आप लोग खुद इसको रिवाइज करें, इस पूरी वीडियो को दोबारा भी देखें, एंड यू विल फाइंड दैट यू आर लर्निंग द चैप्टर वेरी नाइसली। ओके, सो गुड बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, और मेहनत करो बच्चे, एग्जाम बहुत क्लोज हैं। So goodbye till the next video. Thank you so much.